Hi, Himani. So yes, we were continuing with section number 51. सेक्शन नंबर 51 के 3 क्लॉजेस हम देख चुके थे. फोर्थ क्लॉज की तरफ हम आज चल रहे हैं. ठीक है. फोर्थ क्लॉज है इफ द याद आया एकदम से कि मैंने बटन कम दबाया है, ऐसा याद आया. If the goods are rejected by the buyer and the carrier or other really continues in possession of them, the transit is not deemed to be at an end, even if the seller has refused to receive them back. ठीक है. तो बेसिकली हुआ क्या, गुड्स रास्ते में है. ठीक है. सेलर बायर ने खरीद लेने से मना कर दिया गुड्स. अभी गुड्स ट्रांजिट चलता रहेगा. हम मानते हैं ट्रांजिट डज नॉट एंड टिल द गुड्स आर रास्ते में, कैरियर के पास या अदर बेली के पास है. लेकिन ऐसे केसेस में क्योंकि ट्रांजिट चल रहा है तो क्या सेलर के पास एसआईटी है, रहेगा. ठीक है. और अब अगर बायर एक्सेप्ट करना चाहता है तो बायर को उससे पहले पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इससे पहले कि सेलर अपना एसआईटी एक्सरसाइज कर ले. ठीक है. गुड्स को ट्रांजिट में ही माना जाएगा और सेलर भी नहीं पकड़ रहा. सेलर कह रहा है रुको जो मैं बायर से बात करता हूँ, वो कैसे नहीं एक्सेप्ट करा. ठीक है. और सेलर यहाँ पे वापस सामान मंगवा सकता है, अगर बायर चाहे तो सिर्फ तब तक एक्सेप्ट कर सकता है जब तक सेलर अपना एसआईटी ना एक्सरसाइज कर ले. सिर्फ ये होता है. ठीक है. यस. उससे पहले वो एक्सेप्ट करे. यस. दोनों तरफ से होता है. फिर क्लॉज 5 है, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ शिप चार्टर्ड बाय द बायर, it is a question depending on the circumstances of the particular case whether they are in possession of the master as a carrier or as a agent of the buyer. तो बेसिकली अगर शिप अपनी शिप है या बंदा हायर करा है तो माना जाएगा आप उनके एजेंट हो. वरना अगर इंडिपेंडेंटली अगर किसी भेज दिया है तो बेसिकली डिपेंड करेगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे कि क्या वो शिप क्या, जैसे हमने शिप चार्टर शिप में सामान रखा. ठीक है. तो क्या ये माना जाए कि बायर का चला गया, या क्या माना जाए अगर मैंने राइट ऑफ डिस्पोजल सपोजिबली अपने पास रख लिया. ठीक है. तो नहीं माना जाएगा कि बायर को चला गया. बेसिकली फैक्ट्स एंड, लेकिन देखो ना वर्ड क्या है, वेयर द कहां पे आ गया, हाँ, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ शिप चार्टर्ड बाय द बायर, इट इज अ क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ एवरी केस. क्या सर्कमस्टांसेस, वेदर दे आर इन द पोजेशन ऑफ द मास्टर एज अ कैरियर, कि क्या वो कैरियर की तरह सिर्फ पकड़े हुए हैं उसने या एजेंट की तरह. तो किस पे डिपेंड करेगा, कैरियर की तरह कब पकड़े हुए हैं मतलब इंडिपेंडेंट कैरियर, तभी तो, वरना एजेंट ही हो जाता. अगर मैंने इंडिपेंडेंट बंदे को दिया है तो वो सिर्फ कैरियर है, वो एजेंट नहीं है. ठीक है. और ये डिपेंड किस पे करेगा कि अगर मैंने मेरी ही शिप थी या मैंने बंदे को हायर करा था तो वो मेरा बेली बन जाएगा, वो बन जाएगा मेरा एजेंट बन जाएगा. ठीक है. अदरवाइज चाहे मैंने सपोजिबली शिप में सामान रखवाया, चार्टर करी शिप, लेकिन मैंने सेलर ने राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व कर लिया था अपने पास. हाँ जी. शिप क्यों ट्रांसफर हुई, ओनरशिप तो पहले होगी थी. लेकिन वो तो, लेकिन अब ऐसा नहीं था कि अगर मैंने आपको गुड्स भेजे एंड आई रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल सपोजिबली, या, हाँ, ओके, क्या प्रॉब्लम है. 20 में फॉल नहीं करी थी. हाँ. 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 तो वो कंडीशन प्रेसिडेंट ये नहीं हो सकती ऐसा. मुझे याद ही नहीं आ रहा क्या करा था हम लास्ट क्लास में, थोड़ा थोड़ा कोशिश करी हूँ. हाँ. हाँ. जी. हाँ. 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 ठीक है. ठीक है. ठीक है. ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो दोनों लगेंगे. हाँ. हाँ. फिर विद होल्डिंग होनी थी बस. हाँ. हाँ. राइट. 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 ओके. सो हम इसको ऐसा ले सकते हैं क्या, ऐसे एग्जांपल ले लो फिर कि, रुको, कि कौन सा है, 5 है कि 6 है. ये तो होगा +5 का. इसका एग्जांपल है, ए ने बॉम्बे से शिप भेजी लंदन. बी, ए, हाँ, बॉम्बे से सामान गया लंदन. सेलर टुक बिल ऑफ lading इन हिज ओन नेम बट शिप इज ऑफ द बायर. बायर की शिप है, चाहे बायर की शिप में सामान है, बट बिल ऑफ lading इज द नेम ऑफ सेलर. वेदर द गुड्स आर इन ट्रांजिट, सवाल आया. यस, ही रिजर्व द राइट एंड नो इंटेंशन टू डिलीवर. ये इसका एग्जांपल.
सही तो बन रहा है, पहले भी यही नहीं बना रहे थे हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रही हूँ उससे पहले, राइट ऑफ वो टर्म यूज, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल है। उसके बाद 7 है, वेयर पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, where the carrier or other really wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer or his agent in that behalf, the transit is deemed to be at an end. तो हुआ क्या, wrongfully refuse कर दिया मैंने आपको सामान देने से, हुआ क्या, आप मुझसे सामान पकड़ने आए, बायर हो, मैंने सामान को नहीं पकड़ाया, तो माना जाएगा ट्रांजिट खत्म हो गया। इसका एग्जांपल क्या हुआ, एक ना केस था, वी हैव बर्ड वर्सेस ब्राउन का एक केस है, गिव द फैक्ट्स एंड ऑल। इसमें हुआ क्या, सेलर, मैंने आप तक सामान भेजा, आप क्या कैरियर बंदा है, सपोजिबली अनिकेत कैरियर था, तो अनिकेत ने क्या करा, अनिकेत को एक स्ट्रेंजर का कॉल आया कि रास्ते में गुड्स को रोक दो, और कैरियर अनिकेत ने रोक दिए। स्ट्रेंजर का कॉल आया था अनिकेत को, अनिकेत ने रोक दिए। अब आप उससे सामान मांग रहे हो, दे नहीं रहा, बायर हो, है ना, तो बायर, आप बाद में आप इंसॉल्वेंट हो जाते हो, पहले जब आप मांग रहे थे सामान आप इंसॉल्वेंट नहीं थे, ठीक है, तो बाद में आप इंसॉल्वेंट हो गए हो, तो उसने सामान रोक रखा था, इस चक्कर में एक स्ट्रेंजर ने बोला हुआ इसे, तो रॉन्गफुली रिफ्यूज करा आपको टेक्निकली, ठीक है। एंड द सेलर नाउ ट्राइड, अब मैं उस स्ट्रेंजर का जो एक्ट है, स्ट्रेंजर ने इसको रोका था, अब क्योंकि आप इंसॉल्वेंट हो गए हो, मेरी एसआईटी बन गई है, अब मैं सेलर हूं, मैं अब एसआईटी एक्सरसाइज करना चाह रही हूँ, रेटिफाई करना चाह रही हूँ कौन सा एक्ट, जो स्ट्रेंजर का एक्ट था। तो सवाल आता है कि क्या माना जाएगा कि ट्रांजिट चल रहा है, ट्रांजिट तो एंड हो चुका है, यस। ये बनेगी सिचुएशन इसकी, मैं आपको केस लॉ के वो लिखवा दूंगी, ताकि क्योंकि एग्जांपल के थ्रू ही ये सेंस बना रहा है, अदरवाइज इज नॉट मेकिंग सेंस, ठीक है, ओके। दिस फिर 51 क्लॉज 7 पे आ जाओ, वेयर पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज बीन मेड टू द बायर और हिज एजेंट इन दैट बिहाफ, the remainder of the goods may be stopped in transit unless such part delivery has been given in such circumstances as to show an agreement टू गिव अप पोजेशन ऑफ द होल ऑफ द गुड्स। वही बात है, अगर मैंने आपको 2 ट्रक भेजे थे 500 किलो के, और 2 ट्रक एक साथ जा रहे थे, एक पहुंचा, दूसरी बारी मुझे पता लगा दूसरा ट्रक पहुंचने पहले आप इंसॉल्वेंट हो गए, तो क्या मैं दूसरा रोक सकती हूँ, नहीं रोक सकती, अंटल मेरे इंटेंशन इज टू सेवर, ठीक है। अगर दो ट्रक में अलग अलग सामान था, देन आई कैन डेफिनेटली स्टॉप द अदर वन, सेवरेंस वाला रूल लगेगा यहाँ पे, ठीक है। पहले फटाफट देख लेते हैं आगे, उसके बाद डिटेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। 53 तक कर लेते हैं, उसके बाद आगे डिक्लेरेशन करते हैं बाद में। 52 पे आ जाओ, हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज इफेक्टेड। द अनपेड सेलर में एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट आइदर बाय टेकिंग एक्चुअल पोजेशन ऑफ द गुड्स। अनपेड सेलर कैसे कर सकता है एसआईटी, आइदर बाय टेकिंग एक्चुअल पोजेशन ऑफ द गुड्स और बाय गिविंग नोटिस ऑफ हिज क्लेम टू द कैरियर और अदर बेली इन हुज पोजेशन द गुड्स आर, या खुद जाकर सामान पकड़ ले, या अपने नोटिस भेज दे क्लेम का, ठीक है। सच नोटिस में बी गिवन आइदर टू द पर्सन इन एक्चुअल पोजेशन ऑफ द गुड्स। अब हुआ क्या, मैंने, हम जानते हैं, हम जैसे डिलीवरी वाले हैं, है ना, या कोई भी है, ई कार्ट है, तो हम उन बंदों से सपोजिबली कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, या जब हम कुरियर भेजते हैं कोई, तो कंपनी से कांटेक्ट कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या प्रोविजन है, यहाँ दिया गया है, ये देखो, कैसे सच नोटिस जो आपने भेजना है वो मे बी गिवन आइदर टू द पर्सन इन एक्चुअल पोजेशन ऑफ द गुड्स, जिसके पास मान है, और टू हिज प्रिंसिपल, और इन द लेटर केस, प्रिंसिपल के केस में, द नोटिस टू बी इफेक्चुअल shall be given at such time and in such circumstances that the principal by the exercise of reasonable diligence may communicate to his servant or agent in time to prevent a delivery to the buyer, ठीक है। तो वो जो नोटिस हम कंपनी वालों को दे रहे हैं, उन कंपनी वालों को इतना टाइम मिलना चाहिए कि वो उसको कन्वे कर पाए, ठीक है, उसे रोक पाए। Next, when notice of stoppage in transit is given by the seller to the carrier or other bailey in possession of the goods, जब नोटिस दे दिया, he shall redeliver the goods to or according to the direction of the seller, वो सेलर कहेगा यहाँ रख दो या मेरे पास ले आओ, और रीडिलीवरी का खर्चा कौन करेगा, सेलर। बस ये प्री का क्वेश्चन आता है, रीडिलीवरी का प्रोविजन कहाँ पे है, 52 के 2 में ये क्वेश्चन आता है, और कौन खर्चा कौन बियर करता है, सेलर करता है, बस ये आता है, ठीक है। इसके बाद 53 थोड़ा सा टेक्निकल है, फटाफट देखते हैं, इसका डायग्राम से समझेंगे 53 सारा। पहले एक बार रीड कर लेते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, हम जानते हैं तीनों चीज रीसेल है, ये तीन चीजें होती है ना, एसआईटी, लियन एंड रीसेल। रीसेल का भी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट है। द अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लियन और एसआईटी इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी सेल और डिस्पोजिशन ऑफ द गुड्स विच द बायर मे हैव मेड। सुनो, इन्होंने जनरल रूल दे दिया। जनरल रूल क्या है,
जनरल रूल इज कि लियन और एसआईटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा? थर्ड पार्टी को। ये देखो, unpaid seller's right of lien or asset is not affected by any sale or other disposition of the goods which the buyer may have made. इसका एग्जांपल लेते हैं। सेलर ने क्या करा? सेलर ने बायर को गुड्स बेचे, ठीक है। बेचे कैसे? ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, पोजेशन अपने पास रख लिया। हो सकता है पोजेशन अपने पास रख लिया, और सेलर को अभी तक पैसे नहीं आए हैं, सेलर है अनपेड। तो टेक्निकली अगर रास्ते में होते तो एसेट एक्सरसाइज कर सकता है, यहां पे उसके पास पोजेशन ही है तो क्या कर सकता है? लियन, ठीक है। अब इतने टाइम में क्या होता है? बायर इन गुड्स को फर्दर E1 को, जो सब्सीक्वेंट परचेजर है, उसको सेल कर देता है या प्लेज कर देता है, ठीक है। अब सवाल आता है, हम जानते हैं जब हमने सेक्शन नंबर 27 पढ़ा था, ठीक है, सेक्शन नंबर 20 आपको देखना 53 और 27 में क्या फर्क है। 27 क्या कहता है? और 27 ने बोला यार देखो, 8 वो हैं एक्सेप्शन है किस रूल के, कि नो वन कैन ट्रांसफर बेटर डेट देन ही हिमसेल्फ एज। इसमें जो 30 क्लॉज 2 था वो बात करता था बायर्स डिस्पोजिशन की। 30 क्लॉज 2, 30 क्लॉज 1 सेलर्स डिस्पोजिशन, 30 क्लॉज 2 बायर्स डिस्पोजिशन, है ना। जब बायर आगे डिस्पोज ऑफ कर रहा है, यही तो कर रहा है, जब बायर डिस्पोज ऑफ कर रहा है, इवन दो बायर इज नॉट द राइटफुल ओनर, ठीक है, बट ही विल गेट अ गुड टाइटल। यही देखा था हमने, दिस पर्सन गेट्स अ गुड टाइटल। तो यही, ये चीज हमने ऑलरेडी देख ली है। अब हम इस सेक्शन में क्या करने आए हैं? फिर इस सेक्शन में हम इसका कुछ हक देखने आए हैं, ठीक है, कि यार ये तो इसको तो मिल गया, ये बेचारे का क्या बनेगा। ये सेक्शन हमें बेसिकली इन चीजों से डील करेगा कि इसका क्या बनेगा, ठीक है, इसके पास क्या राइट्स हैं, ठीक है, ओके। हाँ जी, तो जनरल रूल क्या है? जब आप पढ़ रहे हो ये लाइन, सब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ दिस एक्ट, अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लियन और एसआईटी इज नॉट अफेक्टेड by any sale or other disposition of the goods which the buyer may have made. This is the general rule. कोई असर नहीं है इन पे। हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स, प्लेज ऑफ गुड्स, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, इसकी पहली एक्सेप्शन इसके नीचे ही है, अनलेस द सेलर हैज असेंटेड देयर टू। ये पहली एक्सेप्शन है। हुआ क्या? असेंट देने से क्या बना? प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल आ गया, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल लग गई यहाँ पे, ठीक है, कि मैंने ही आपको असेंट कर दिया कि यार ओके यू कैन फर्दर सेल द गुड्स, चाहे वो इंप्लाइडली असेंट कराओ चाहे एक्सप्रेसली, ठीक है, और लग जाएगा एस्टॉपल, ठीक है। सेकंड एक्सेप्शन है इसका, प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स हैज बीन इशूड। अब देखना, तो एग्जांपल के साथ साथ एक एक वर्ड का एग्जांपल बना लेते हैं। ये सेलर है, बायर है, ये सब्सीक्वेंट परचेजर है, ठीक है। वेयर अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स हैज बीन इशूड और लॉफुली ट्रांसफर्ड, ठीक है। क्या करा है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल has been issued or subsequently transferred, lawfully transferred to any person as a buyer or owner of the goods. ओनर बना दिया गया, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, डॉक्यूमेंट देते ही, ठीक है। okay. Who takes it? हाँ, any person, and that person transfers the document to a person who takes the document in good faith. Further, यही डॉक्यूमेंट इसको सी को takes it in good faith and for consideration plus consideration bona fide purchaser. If such last mentioned, अब फर्क देखना कहां पे है, फर्क देखना, एक फर्क है, आप एक लाइन मेरे साथ पढ़ो, इफ सच लास्ट मेंशन ट्रांसफर वाज बाय वे ऑफ सेल, इसको इग्नोर एक बार पढ़ के फिर नीचे आ जाओ थर्ड लाइन पे, इसके मतलब सेकंड लास्ट लाइन पे, इफ द लास्ट मेंशन ट्रांसफर बाय वाज बाय वे ऑफ प्लेज, मिल गया।
तो दोनों को अलग अलग पढ़ना है। सेल के लिए अलग रूल है, प्लेज के लिए अलग रूल है। हाँ मतलब सिर्फ सेल के लिए अलग रूल है, इस एंगल से देखना। ठीक है ओके, मतलब ये सेल है। अब हम सेल वाला पढ़ रहे हैं। पहले सेलर ने बी को सामान दिया, ठीक है, बायर ने क्या करा, अब सिर्फ डॉक्यूमेंट दिया है तो पोजेशन इसके पास ही है, स्पेशली लिखा है सिर्फ डॉक्यूमेंट दिया, पोजेशन इनके पास है। अब सेलर ने बायर को दिया, बायर ने आगे फर्दर बोनाफाइडी परचेजर को डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर दिया, सामान नहीं दिया, सिर्फ डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करा क्योंकि सामान तो पड़ा उसके पास है। ठीक है, सेल कर दिया। ठीक है, द अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लियन और एसआईटी इज डिफीटेड। अगर डॉक्यूमेंट के थ्रू, एक्सेप्शन सेकंड है, हमने जनरल रूल पढ़ लिया, कोई असर नहीं है, एसआईटी एसआईटी भी एक्सरसाइज कर सकता है, लियन भी एक्सरसाइज कर सकता है, जनरल रूल यही पढ़ा। ठीक है, लेकिन कब नहीं कर पाएगा, अगर ये सारा काम डॉक्यूमेंट के थ्रू हुआ है और थर्ड पार्टी बोनाफाइडी परचेजर है और हुई है सेल, तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, जो सेलर है उसका लियन और एसआईटी दोनों ही डिफीट हो जाएंगे। तो बचता क्या इसके पास, इसके पास कुछ नहीं बचेगा, ये इसी को सू करता फिरेगा, इससे डैमेजेस क्लेम करता फिरेगा। यस, इसको ये मांगेगा इससे और इसको देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के थ्रू ये। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के थ्रू सेल हुई और डॉक्यूमेंट, हाँ ये दोनों चीजें। ठीक है, फर्स्ट एक्सेप्शन में कैसे असेंटेड है, यस, लेकिन वहां पे तो सेल होता था, डिस्पोजिशन है ना यार, उसमें सब कुछ है। हाँ सही, उसमें सब जनरल रूल है वो तो, है ना, उसमें सब कुछ आ गया। सेल के लिए स्पेसिफिक रूल है ये, कौन सा रूल है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स वाला। ठीक है, सेकंड, अब सेकंड जब हम प्लेज देखेंगे तो हमें डिफरेंस समझ आ जाएगा इन दोनों में। अब आ जाओ, सेम एग्जांपल प्लेज के लिए बनाते हैं। हुआ क्या, सेलर है, बायर है, सब्सीक्वेंट परचेजर है, सेलर ने बायर को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दिया और बना दिया ओनर, ओनर बना दिया, पोजेशन इसके पास है। हाँ, पहले में सेल ही है, दूसरे में, ठीक है, दूसरे में इसने क्या कर दिया, इसको प्लेज, इसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ठीक है, इसने क्या करा, बोनाफाइडी करा, सारा कुछ प्लेज लिया। अब सीन क्या है, बेसिस पे करा। अब देखना पंगा कहां पड़ रहा है, पंगा ये पड़ रहा है, ये बोनाफाइडी पर, ये जो मॉर्गेजी है, मॉर्गेजी है ना ये, पौनी में पौनी कहूंगे ना वैसे तो इसे यहाँ पे, पौनी हुआ ना, हाँ, तो पौनी क्या कर रहा है यहाँ पे, पौनी आ रहा है इसके पास, ये पैसे नहीं दे रहा, इसने क्या करा है, सी ने, इस सी के पास मैंने वो रखा अपने कागज, और सी ने मुझे दे दिए, बी को दे दिए 10,000 रुपए, हो गया। अब मैं 10,000 रुपए मोड़ नहीं रही, मैं कहती हूँ, सी कहता है रुक जा जरा, मैं सामान बेच दूंगा, सामान तो है नहीं, सामान लेने पहुंच गई हूँ मैं सेलर के पास, ये सिचुएशन है। ठीक है, अब ऐसे केसेस में क्या राइट है, लेट अस रीड। इफ सच लास्ट मेंशन ट्रांसफर, देखो ये नहीं, लास्ट मेंशन ट्रांसफर वाज बाय वे ऑफ प्लेज और अदर डिस्पोजिशन फॉर वैल्यू, द अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लियन और एसआईटी इन ट्रांजिट कैन ओनली बी एक्सरसाइज सब्जेक्ट टू द राइट्स ऑफ द ट्रांसफरी। इसका मतलब क्या है सनो, अब ना जितना सामान, सपोजिटली सामान जो मैंने गिरवी रखा था वो था 15,000 का, ठीक है, क्योंकि थोड़ा ज्यादा वैल्यू का रखना पड़ता है, ज्यादा सामान रखा था गिरवी, चाहिए मेरे को 10, तो यहाँ पे इसका जो राइट है लियन एक्सरसाइज करने का, ये कहेगा आप एक काम करो, मुझसे पकड़ो 10,000 रुपए, और जितने बचते हैं ना उतना तो मुझे दो। ओवरराइड करेंगे जी, सी के राइट्स ओवरराइड कैसे कर रहे हैं, उसको 10,000 मिल चाहिए ना, उसको ये देगा 10,000 रुपए, यहाँ कहेगा, इसके पास दो चॉइसेस होती है सेलर के पास, यहाँ कहेगा सामान बेच दो, तो जितना का चाहिए, जितने का सामान बनता है ना आप उतने का बेच दो, ठीक है, और बाकी सामान मुझे दो तो मैं उस पर लियन एक्सरसाइज कर लूंगा।
हाँ, उस पर मैं लियन एक्सरसाइज करूंगा। दूसरा राइट, आप सारा सामान मुझे दे दो, मैं आपको 10,000 रुपए दे देता हूँ और मैं सारे सामान पे लियन एक्सरसाइज कर लूंगा। ठीक है, तो दो तरह के राइट्स बेसिकली आप लास्ट लाइन जब पढ़ते हो उसमें क्या लिखा है, सेलर्स राइट ऑफ लियन और एसआईटी कैन ओनली बी एक्सरसाइज सब्जेक्ट टू द राइट्स ऑफ द ट्रांसफरी। जी 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 जी, तो सारे रिकवर करेगा ना उससे, वो सारे रिकवर करेगा वो। जैसे हाँ, कोई बात नहीं, वैसे क्या कहता है। अच्छा, मुझे नहीं याद, आपको बोलना बताना पड़ेगा क्या है उसमें। हाँ 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 हाँ, तो यही लगा लो फिर, लगा लो फिर। लग रही है, बिल्कुल लग रही है, अगर अब जिस हिसाब से मुझे सेक्शन मुझे याद नहीं है, बिल्कुल नहीं याद। हाँ, रीड कर दो। क्या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए गए, सिर्फ मूवेबल के लिए भी चलता है वो? जनरल है, जनरल। हम्म, हो गया क्वेश्चन, उसके पढ़ दो फिर भी, हेडिंग में इसका है जवाब। हम्म हम्म, बिल्कुल सेट बैठ रहा है। सेक्शन नंबर क्या है, 60। ओके, परफेक्ट। ठीक है, मेक सेंस यहाँ तक, आगे चलें। ठीक है, क्लॉज 2 देख लो। वेयर द ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ प्लेज, अगेन वही वाली सेम एग्जांपल लेके चलना। द अनपेड सेलर may require the pledgee Bonnie to have the amount secured by the pledge satisfied in the first instance, example के साथ समझाऊंगी, as far as possible out of any other good or securities of the buyer in the hands of the pledgee and available against the buyer। आजो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मार्शलिंग। टीपी वाला मार्शलिंग नहीं, थोड़ा सा अलग मार्शलिंग। मार्शलिंग देखते हैं इसमें क्या है। अब इसमें इसी में थोड़ा सा मोल्ड कर देती हूँ। इसने ना बी के पास, ये देखो बी ने क्या करा था, बी ने सी से लेने थे 10,000 रुपए। इसने क्या करा था, जो सामान था ना ये वाला, वो था सपोजिबली 7,000 रुपए का। सुनो सुनो, बता रही हूँ 7,000 का सामान, अब 10,000 लेना चाहता है ये, इसने ये रखा और साथ में रख दिया एक और सामान 7,000 रुपए का, 8,000 का ऐसे रखा। दो चीज रखी। ठीक है, अब इस केस में सेलर का क्या राइट है कि जब ये सामान लेने आएगा, ठीक है, तो सेलर इसे बोलेगा एक काम करो, पहले वो वाला बेचना, आड़ू से ले लो, फिर ये वाला बेचना। दो से ले लो, मतलब आड़ू से ले लो, दो से ले लो। ये इसे कहते हैं मार्शलिंग। ठीक है, लेट अस रीड नाउ। वेयर द ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ प्लेज, the unpaid seller may require the pledgee to have the amount secured by the pledge satisfied in the first instance as far as possible out of any other goods or securities of the buyer in the hands of the pledgee and available against the buyer। Then 54 भी चलो देख लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं। 54 तक ही मेन है, खास नहीं है, मतलब मेन नहीं है इसके लिए नहीं है। लेकिन फिर भी डिप्रेशन तो है आगे की, हम ये एक बार ये खत्म कर लेते हैं। सेल नॉट जनरली रिसाइंड बाय लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट रिसाइंडेड। ये जनरल रूल है, सेल रिसाइंड नहीं हो जाती है बाय द मियर एक्सरसाइज ऑफ एन अनपेड सेलर ऑफ हिज लियन और एसआईटी। आपने मेरा सामान वापस, आपने मेरा सामान रोक लिया, सेल रिसाइंड, कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड नहीं होता। हमने रखा ही क्यों हुआ, ताकि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो। ठीक है, चलो जी आगे। वेयर द गुड्स आर ऑफ अ पेरिशेबल नेचर और वेयर द अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज हिज लियन और एसआईटी गिव्स, अगर पेरिशेबल है तो नोटिस देने की जरूरत नहीं है। ये रीसेल पढ़ रहे हैं हम प्रॉपर्ली। ठीक है, अगर पेरिशेबल है तो नोटिस देने की जरूरत नहीं है। आपने बोला था आप सब्जी लेके जाओगे, पैक करके रखिए, आप लेके नहीं जा रहे, तो मुझे पता कल तक खराब हो जानी है, तो मैं किसी और को बेच दूंगी, नोटिस थोड़ी दूंगी आपको। ठीक है,
where the goods are of a perishable nature or where the unpaid seller who has exercised his right of lien or SIT gives notice to the buyer of his intention to resell. मतलब पेरिशेबल नेचर और दिस, ये ना पेरिशेबल नेचर है या नोटिस दे दो, ठीक है. द अनपेड सेलर में, उसके बाद क्या कर सकता है, अनपेड सेलर में इफ द बायर डज नॉट विद इन अ रीजनेबल टाइम पे और टेंडर द प्राइस. नोटिस देने के बाद अगर बायर रीजनेबल टाइम में पैसे नहीं देता और टेंडर द प्राइस, ना ही ऑफर करता दे दूंगा, रीसेल द मे रीसेल द गुड्स. द अनपेड सेलर मे रीसेल द गुड्स विद इन अ रीजनेबल टाइम. विद इन अ रीजनेबल टाइम का केस लॉ दूंगी एक आगे चल के, ठीक है. Within a reasonable time and recover from the original buyer damages for any loss occasioned by his breach of contract, but the buyer shall not be entitled to any profit which may occur on the resale. अब हुआ क्या, जैसे एसआरए का देखा था हमने एक प्रोविजन. एसआरए आपने मुझसे पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा. आपको याद है? अगर आपको याद हो, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवाते हैं जब हम, है ना, हाँ जी, सेक्शन 20. उसमें जाके ना जब हम नोटिस नहीं देते और हमारा काम महंगा होता है, मैंडेटरी है, अब बिना नोटिस के काम करा लिया ना किसी और से, अगर सुनो तो उसका रिलेट करने लगी दो चीजें, ठीक है. उसमें क्या होता था, अगर आपने ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट है, बी से घर पेंट कराना है, ठीक है, बट बी टाइम पे नहीं आता और मेरे पास, हमने 1 मंथ का नोटिस पड़ा हुआ यहाँ पे, 30 डेज नोटिस है ना, और मेरे पास नहीं है 30 दिन. मैं क्या कर रही थी, मैं थर्ड पार्टी सी से पेंट करवा लेती थी, क्योंकि न्यू ईयर तो आ खड़ा, पेंट करा लिया मैंने, कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है. अब होता क्या था वहां पे ना, जजमेंट्स के थ्रू ना कुछ चीजें हेल्ड हुई हैं. वो चीजें क्या हेल्ड हुई हैं कि अब देखो, अगर मैंने बिना नोटिस के काम कराया, इसने करना था मेरा काम बी ने 10,000 में, लेकिन क्योंकि मैंने इमरजेंसी में करवाया, मेरे से 15,000 ले गया ये, बट नो नोटिस है, एज आई ऑलरेडी मेंशन. एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन है ए बी का कॉन्ट्रैक्ट, सी से करवाया पर नोटिस, विद नोटिस, 30 दिन का नोटिस, इसका रिप्लाई नहीं आया, उसके बाद मैंने सी से काम करा दिया, और ये 15,000 में कर रहा था, इसने 10,000 में कर दिया, ऐसे ले रही हूँ. अब सुनो, तो क्या माना जाता था कि जब आपने नोटिस दे दिया, दोबारा कर दूंगी पैसे, हाँ, तो हाँ, तो आपने नोटिस दिया था, आपका यहाँ पे 10 का हो रहा था, यहाँ पे 15 का हुआ, 5,000 का घाटा ये भरता था, है ना, क्योंकि नोटिस दिया था. यहाँ पे वो नहीं भरता था क्योंकि नोटिस नहीं दिया था, है ना. लेकिन साथ में क्या होता था, जो बात लिखी नहीं गई वहां पे लेकिन जजमेंट्स में हेल्ड हुई है, वो क्या बात थी, वो ये बात थी कि यार ये जो बंदा सी है ना, ठीक है, अगर ये काम सस्ते में हो जाता है, अब ये 10 लो, अब ये 5 लो, ऐसे करो, अगर ये काम सस्ते में हो जाता है, बट मैंने आपको नोटिस दिया था, ठीक है. और इसमें भी उल्टा कर रही हूं मैं, दोनों सिचुएशन उल्टी करके फिर एक बार रीड कर रही हूँ, ठीक है. अब क्या हो गया, पहले नो नोटिस, इन्हें बिना नोटिस के कहीं और से काम कराया, काम सस्ते में हो गया. अगर सस्ते में काम हुआ है तो उसको पता है, लग गया है, ये पैसे मांग लेता था. मुझे नोटिस दिया था, कहता है मुझे नोटिस दिया था, सस्ते में काम हो गया, 5,000 मुझे दो, ठीक है. यहाँ पे नहीं मांग सकता था क्योंकि नोटिस दिया था, ठीक है. ये बात एग्जैक्टली लिखी नहीं रही है पर जजमेंट में हेल्ड हुई है, बिल्कुल सिमिलर बात यहाँ पे है. हाँ जी, इसमें नो नोटिस के साथ, ना 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 ना, बिना आपने नोटिस नहीं दिया, इस बात के डैमेज मांगोगे तुम, ठीक है. बिल्कुल एग्जैक्टली यही है. आ जाओ देखते हैं. वेयर कहाँ पे क्या, रीसेल द गुड्स विद इन इफ सच नोट, यहाँ पे ना इफ सच नोटिस नॉट, अच्छा सॉरी, within a reasonable time recover from the original buyer damages for any loss occasioned by the breach of the contract, but the buyer shall not be entitled to any profit which may occur on resale. अब अगर आपने नोटिस नहीं दिया, तो मेरे को इसकी एग्जांपल पूरी फ्रेम ही करने दो. नहीं नहीं, वो एक्चुअली वो बिल्कुल सही बोला मैंने एकदम. अब मैं इसकी एग्जांपल दोबारा बना रही हूँ, ठीक है.
हाँ प्लॉट टूट गया, यस आई डू इट नो प्रॉब्लम। हम जानते हैं रीसेल के लिए जनरल रूल है नोटिस, पेरिशेबल के अलावा, पेरिशेबल के अलावा जनरल रूल ये है ना। अब हुआ क्या, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है, बी पैसे नहीं दे रहा, ये अनपेड बैठा है ना। अब ये इसको करना चाहता है रीसेल, करना चाहता है, इसको नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस जनरल रूल ये है ना। ये एग्जांपल बना रही हूँ, अब रीड कर रही हूँ, फिर फिट कर दूँ। गिव नोटिस टू where the unpaid seller who has exercised his lien or SIT gives notice to the buyer of his intention to resell, दे दिया notice, ठीक है। the unpaid seller may, if the buyer does not within reasonable time pay out enterprise, अब notice दे दिया उसने फिर भी जवाब नहीं दिया है ना। the unpaid seller क्या कर सकता है, may resell the goods within a reasonable time and recover from the original buyer damages for any loss occasioned by his breach of contract, कि भाई मैंने तेरे को सामान बेचना था 10,000 का, हाँ, और मेरा बिका 8 का है, किसको, क्योंकि मैंने रीसेल करा था सी को, तो मेरा बिका 8 का है, तो 2,000 रुपये डैमेज हुआ है, और मेरा जितनी खज्जल खवारी हुई है उसके पैसे भी, ठीक है, डन, ये यहाँ तक ठीक है। आगे आ जाओ, बट द बायर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी प्रॉफिट, बायर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी प्रॉफिट, कहाँ गया, बायर शैल विच मे अकर ऑन द रीसेल, ठीक है, अगर ये बिक जाते 12 के, तो ये 2,000 में मांग नहीं सकता था, क्योंकि इसको नोटिस दिया था। सेम एग्जांपल हो गया ना, सब्स्टिट्यूट जैसा, सबसे कंफ्यूज पर्सनालिटी है दुनिया की, मुझे पता नहीं मैं टीचर कैसे बन गया। अरे नहीं, मैं ऑनेस्टली नहीं, लेकिन डिलीवरी देख लो ना, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ कितनी बार। हाँ हाँ हाँ। मुझे याद है रजिस्ट्रेशन क्लास में जब आपने मुझे, मेरे को पता था मैं क्या करा रही हूँ, याद है जब आपने, मैंने आपसे पूछा, जब आपने बोला कि टीपी और रजिस्ट्रेशन वाला, परसों, जब मैं मुस्लिम लॉ के साथ लेके बैठ गई थी, ठीक है। अब मैं पढ़ी हुई हूँ, पढ़ के आई हूँ अच्छे से, प्रिपेयर लेक्चर में, मुझे पता है मैंने क्या देना है, यहाँ पे आके मैं सोच रही हूँ मैंने क्या देना था, मतलब क्या डिलीवर करना था एग्जैक्टली, अपनी बातों में ही कंफ्यूज हो जाती हूँ बहुत बार, राइट। एक बना के ना, हाँ 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 हाँ, बहुत ही मिक्स हो गया ना सब कुछ, राइट राइट राइट, वो डी ट्रैक ऑफ रेलिंग की प्रॉब्लम आ रही है। आप कहीं और से जाते हो, हाँ, राइट 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 राइट। हाँ, कई टीचर्स बहुत सियाने होते हैं यार, मैं सीखूंगी। हाँ हाँ, नहीं मतलब आई हैव सीन टीचर्स डूइंग दैट, ब्रिंगिंग अ स्लिप, हाँ, आई डू स्टार्ट डूइंग दैट, थैंक यू। ओके ओके, यहाँ तक ठीक है, ये कहाँ तक हो गया हमारा, विच में अकर रिकवर occasioned by, if such notice is not given, the unpaid seller shall not be entitled to recover such damages, and the buyer shall be entitled to the profit if any on the, एक मिनट रुको, हाँ, अगर नोटिस नहीं दिया गया तो उल्टा वही वाला सब्स्टिट्यूट वाला, डन। unpaid seller shall not be entitled to recover such damages, कौन से डैमेज की, मेरा सामान महंगा सस्ता बिका, तो वो कहेगा तूने कौन सा नोटिस दिया मेरे को, यस, वही सेम आ गई ना बाबा चीज ऊपर जैसी, डन। अच्छा, लेकिन मैंने आपको अभी जैसे जनरली बता दी, बिल्कुल सेम चीज वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो, ये सीख ली तो वहां पे अप्लाई कर देना, ठीक है। हाँ 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 हाँ, प्रॉफिट के केस में, यस 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 यस, डन, ठीक है। लास्ट पे आ जाओ, वेयर द सेलर एक्सप्रेसली रिजर्व द राइट ऑफ रीसेल। अब हुआ क्या था, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में मैंने बोल दिया था, या फिर मैंने आपको फोन करा, मैंने बोला 3 दिन के अंदर, सॉरी, वेयर एन अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लियन और एसआईटी रीसेल्स द गुड्स। अब आपको बताया था मैंने, आपको याद है 27 के 8 एक्सेप्शन है, 8वीं एक्सेप्शन सेक्शन 54 बोल के छोड़ दी थी, ये वो है, लेट अस सी हाउ, वेयर एन अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज हिज लियन और एसआईटी रीसेल्स द गुड्स, एक अनपेड सेलर है, उसने रीसेल कर दिया, अब अनपेड है, ओनर तो कोई और ही है,
मैं अनपेड हूं, मेरे पैसे नहीं दे रहे आप, ओनरशिप आप तक जा चुकी है, तभी तो मैं लीन एक्सरसाइज कर रही हूँ। अब ओनर आप हो, मैं सामान किसी और को बेच देती हूँ, क्या मैं अनपेड सेलर हूँ? पैसे नहीं दिए इसने मेरे। तो टेक्निकली श्रद्धा इज अनपेड, पुनीत इज बायर. So I only have exercised lien because possession is with me. And I further sell the goods to a person B1. This B1 is going to get a good title even though I'm not the owner. बस ये 50 एग्जैक्टली एक्सेप्शन की तरह 54 को, पूरे 54 को ट्रीट करते हैं हम. 54(3) एग्जैक्टली वही लाइंस है. लेट अस रीड आल्सो. Where an unpaid seller who has exercises lien or SIT resells the goods. ठीक है. The buyer acquires a good title. There too, as against the original buyer, notwithstanding that no notice of the resale has been given to the original buyer. Original buyer, हाँ हाँ, he will get a good title. ठीक है. नोटिस गए, नोटिस से हमें कोई फर्क नहीं है गुड टाइटल देने के लिए. हमें नोटिस से सिर्फ तब फर्क है जब पैसे डैमेजेस निकालने के लिए. ठीक है. ओके. तो थोड़ा सा फर्क आ गया, बिल्कुल एग्जैक्टली कार्बन कॉपी नहीं है 3 में 2 की, थोड़ा सा उसमें डैमेजेस को लेके इंक्लिनेशन है. हाँ हाँ. डिफरेंस 2 में ये है, 2 में हम नोटिस का जो स्यापा डाल रहे हैं वो सारा डाल रहे हैं पैसे निकलवाने के चक्कर में. और 3 में क्या बोला गया है, आपका थर्ड पार्टी के टाइटल की बात करी गई है, थर्ड पार्टी के गुड टाइटल की बात करी है बस. ठीक है. तो दीज आर नॉट कार्बन कॉपीज. क्लॉज 4, where the seller expressly reserves the right of resale in case the buyer should make a default. यार अगर तूने 3 दिन के अंदर सामान नहीं उठाया ना, मैंने किसी और को बेच देना है. ठीक है. And on the buyer making default, seller resells. The original contract of sale is thereby rescinded. ठीक है. But without prejudice to any claim which the seller may have for damages. और seller लेकिन damages फिर भी मांग पाएगा. मैंने बोला था आपको, आपका सामान बना तो रही हूं मैं आपके ऑर्डर पे, लेकिन अगर 3 दिन के पिकअप ना किया तो मैंने किसी और को भेज देना है. लेकिन मैंने बनाया तो आपके लिए था, तो क्या मैं डैमेजेस मांग पाऊंगी? लास्ट में लिखा है यस, बट विदाउट प्रेजुडिस टू एनी क्लेम व्हिच द सेलर मे हैव फॉर डैमेजेस. इसका केस लॉ दूंगी एक, जिसमें ना बंदे को मैंने बोला सामान है ना लिया तो मैंने बेच देना किसी और को, और मैं बेचती हूँ जाके 1 साल बाद. अब मैंने 1 साल बाद जब बेचा प्राइस बहुत गिर चुके था मार्केट में. अब मैं कहती हूँ मेरा लॉस हो गया तेरे कारण. ठीक है. तुझे खरीद लेना चाहिए था ना उस टाइम सामान. कोर्ट ने बोला कि यार तूने बेचा भी तो 1 साल बाद, तूने मार्केट गिरी मार्केट में बेचा सामान. लोग जान के करते हैं ऐसा. तूने गिरी मार्केट में बेचा तो उतने डैमेजेस नहीं मिलेंगे जितना सस्ता तेरा बिका सामान. वो तेरी गलती के कारण बिका है. I'll give you the case. यस. और जनरल रूल है यार, हमने आपको इनऑर्डिनेट डिले अलाउ नहीं करना है. वहां पे इनऑर्डिनेट डिले वर्ड कोर्ट ने एम्फेसिस दिया था उस वर्ड पे. ठीक है. हाँ रिसेशन, इन्होंने जनरल रूल क्या दिया है, कॉन्ट्रैक्ट 2 क्लॉज 2 सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है, क्लॉज 2 कह रहा है यार हमने, आप देखो ना यार, क्लॉज 2 इज एंटायरली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लेमिंग डैमेजेस फ्रॉम अ पर्सन इन केस ही गेट्स अ नोटिस और ही डज नॉट गेट अ नोटिस. ठीक है. क्लॉज 3 इज एंटायरली बेस्ड ऑन थर्ड पर्सन टाइटल. ठीक है. क्लॉज 4 इज एंटायरली बेस्ड ऑन द फैक्ट कि should make a default, कि अगर मैंने पहले ही I have expressly reserved the right of resale पहले ही, in case you do not collect the good within 3 days, there is a difference. Note यहाँ पे पता है क्या है, clause 4 में contract itself is the notice. ऐसे, this is the best most suited phrase. Contract itself is the notice, क्योंकि हमने contract में ही we have reserved the right of resale. ये फर्क है. ठीक है. Done. Now we'll move to the dictation part, do the case laws and everything, and then we'll move to the 55 का portion. आपको जल्दी समझ आता है इसलिए जल्दी खत्म हो गया. अच्छा पहले का पढ़ा, बहुत टाइम पहले का पढ़ा हुआ है. हाँ अच्छा प्री के लिए, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. देते ही भूल गए. अच्छा रोट लर्निंग थी थोड़ी ना. हाँ ठीक है. हाँ 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 हाँ. और प्री में नहीं पता लगती है वैसे भी, प्री में मतलब खुद इंसान जब पहली बार पढ़ता ना तो डेप्थ में जाता ही नहीं है. चलो 51 के बारे में लिख लो. 50 आप मुझे बता दो, मैंने आपको 49 50 के बारे में कुछ लिखवा रखा है क्या? 49 छोड़ दो.
हाँ हाँ थोड़ा सा है बस, ठीक है। 50 के ऊपर देखने दो। नहीं कुछ भी नहीं है, आप खुद देख लेना, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, एग्जांपल्स बनाई हुई है मैंने। 51 पे आ जाओ सीधा। पहले हम 51 काटते, जनरल डिक्टेशन से ट्रांजिट की, है ना। द राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, एसआईटी। इसके एसेंशियल्स वाले लिखने लगी, ठीक है। द राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट is founded upon is founded upon the plain reason is founded upon the plain reason of justice that one man's goods shall not be applied shall not be applied the payment of shall not be applied to the payment of another man's debts another man's debts essentials first essential डालिए seller must be unpaid seller must be unpaid second buyer must be insolvent और इंसॉल्वेंट तो वो 2.8 में था ना, वो वाली इंसॉल्वेंसी कि एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। बायर मस्ट बी इंसॉल्वेंट, सेकंड एसेंशियल। थर्ड एसेंशियल, seller must have parted with the possession of the goods. हाँ बेचने वाला एग्जांपल बताया था जब मैंने। Seller must have parted with possession of the goods, full stop. If the carrier is buyer's agent, continuation, carrier is buyer's agent, then no exercise of this right is done, then no exercise of this right is done as possession with buyer's agent as possession with buyer's agent amounts to the possession with buyer amounts to possession with buyer. Further, if the carrier is seller's agent, the carrier is seller's agent, then the seller is deemed then the seller is deemed to be in the constructive possession to be in the constructive possession of the goods. Then he may not be able to exercise his right of lien. His right of lien. So, for the seller to exercise the right of SIT, carrier must be an independent agent. The carrier must be an independent agent.
तो उसके पास कंस्ट्रक्टिव पोजेशन मानी जाएगी, पोजेशन है। यस, नहीं पोजेशन है तो फिर लियन कैसे करेगा? अरे पोजेशन नहीं है मेरे सेलर के पास। हाँ जी, तो मतलब मेरे पास कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है ना? तो मैं लियन कैसे करूंगी पोजेशन के ऊपर, अगर पोजेशन मेरे पास है? अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है। नहीं नहीं रुको, मैं आऊंगी वापस, एक मिनट रुको। लियन ओनरशिप जा चुकी है, हाँ ठीक है। यस 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 यू राइट। यस यस, थैंक यू। नेक्स्ट बना लो। इंडिपेंडेंट एजेंट लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट बना लो। डिफरेंस, सिमिलैरिटीज या रिलेशन लिख लो, रिलेशन बिटवीन लियन एंड एसआईटी। रिलेशन बिटवीन लियन एंड एसआईटी। हेडिंग डालो सिमिलैरिटीज। फर्स्ट, exercise of both these rights, exercise of both these rights are subject to provisions of SOGA, are subject to provisions of SOGA. Second, both these rights are available, both these rights are available when the seller is unpaid, when the seller is unpaid, अभी डिफरेंस पे आ जाओ। डिफरेंस in case of lien, in case of lien, the essence is to, the essence is to retain possession, retain possession, whereas in case of SIT, whereas in case of SIT, the purpose is to regain possession. Purpose is to regain possession. Bit of difference. In lien, in lien, seller's possession of goods, seller's possession of goods is sine qua non, sine qua non, whereas in SIT, whereas in SIT, this right is exercised when, this right is exercised when seller has lost, exercised when seller has lost the possession of the goods. Seller has lost the possession of the goods. Third difference. In case of lien, right is exercised even though the buyer is not insolvent, buyer is not insolvent. In case of SIT, the right cannot be exercised unless the buyer is insolvent. Fourth, when lien ends, right of SIT begins. SIT begins when lien ends. एक ही बात रहने दो। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, इफेक्ट ऑफ राइट ऑफ, हेडिंग है इफेक्ट ऑफ राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट।
This right does not result in the rescission of the contract. This right does not result in the rescission of the contract or revesting of property in the goods or revesting of property in the goods seller G full stop. It enables the unpaid seller to gain priority in regard to the goods over the general creditors of insolvent buyers as by stopping the goods in transit comma, the carrier is put under an obligation by section 52 clause 2 to re-deliver the goods to the unpaid seller who seller who thereby reacquires possession of the goods moreover it puts the seller in a position in which he can exercise his power of resale under section 54 clause 2 of SOGA. Next paragraph. After repossessing the goods, comma, the seller is bound to deliver the goods if the price is paid or tendered within a reasonable time, either by the buyer or the official assignee. Full stop. The benefit of the contract would vest in the official assignee who may complete the contract for the benefit of the creditors. The subsequent rights are provided in section 54. एक अब 51 स्टार्ट कर रहे हैं 51 1 क्या था एक बार बताना निकाल लिया मैंने बैरक केस लिख लो टर्नर वर्सेस TURNER versus trustees of
trustees of Liverpool Docks. Liverpool Docks, 1851. Where the seller reserved, where the seller reserved the right of disposal of goods by getting a bill of lading in his own name, comma, the goods will be considered in possession of the seller only. Next. खत्म, ये 51 इतना ही है. डिक्टेशन है तेरी इसकी में, इजी है. 51 2 की भी इजी है. एंटिसिपेशन बाय बायर ऑफ एंड ऑफ ट्रांजिट, देख लो, लिखवा दूं क्या? देख लो. यार इसके क्वेश्चन मेरे दिमाग में नहीं है. लिख लो, एक पैराग्राफ है, फटाफट लिख लो. 51 क्लॉज 2 हेडिंग डालो. एंटिसिपेशन बाय बायर, anticipation by buyer of end of transit, of end of transit. If the buyer, heading here, if the buyer or agent takes delivery, if the buyer or agent takes delivery of the goods, if the buyer or agent takes delivery of the goods with or without the consent of the carrier, with or without the consent of the carrier, before the appointed destination, before the appointed destination, comma, the transit ends, the transit ends, full stop. Hence buyer may anticipate the end of transit and thus put an end to seller's right of SIT. 313. Attornment या acknowledgement to buyer by carrier, heading. Attornment या acknowledgement by to buyer by carrier. To buyer by carrier. Carrier बोल रहा अगर आपका सामान का अगर ट्रू बाय उल्टा कर दिया आपने, मैंने वो सुना. ठीक है, हाँ जैसे मर्जी कर लो. बायर को देना है बस, है ना. टू कैरियर, आई एम सॉरी. Carrier expressly or impliedly, carrier expressly or impliedly enter into an agreement, enter into an agreement, comma, distinct from the original contract, distinct from the original contract for carriage, for carriage, to hold the goods for the buyer, to hold the goods for the buyer, comma, not for the purpose of expediting them to the place of original destination, expediting them to the place of original destination, but in a new character for the custody
अच्छा ओके काम लाए थे से लाए थे आज हो सकता है बस आस्किंग खाने में क्या खाना मैं तो नहीं हूँ कि मेरे पास दाल है तो मेरे को चावल बना रही हूँ हो सकता है पर काश में कुछ पड़ा है वहाँ पे इंडक्शन पे for the custody on his account and subject to new order and subject to new order to be given by buyer to be given by buyer comma the original transit is at an end the original transit is at an end अब 51 क्लॉज बायर का पहले सेलर का था यस न्यू कॉन्ट्रैक्ट यस यस 51 क्लॉज 4 गुड्स रिजेक्टेड बाय द बायर हेडिंग डालो गुड्स रिजेक्टेड बाय द बायर this subsection is based upon the principle laid down in Bolton versus Bolton versus L and Y Railway Company 1866 full stop it was observed in this case that question of rejection will often depend upon the intention of the buyer as in whether he has any intention of taking possession of goods or not. If he does not have any intention, ये फर्क क्या हुआ फिर 3 और 4 में और 4 में ये देखो इन्होंने क्या लिखा है अभी लिख लो लाइन आपको समझ आ जाएगा इफ ही डज नॉट हैव एनी इंटेंशन ऑफ टेकिंग पोजेशन देन द ट्रांजिट इज नॉट एट एन एंड आप इंटेंशन थी ना कि हाँ ठीक है ले आओगे कंफ्यूजन थी ना आपको और 4 में पूछा था आपने ये बता रही हूँ मैं तो ये फर्क है सिर्फ इंटेंशन का not at an end despite the fact that the carrier intended to deliver the goods 51 clause 6 लिख लो 5 पूछ नहीं Bird versus Brown case BIRD versus Brown अब क्या क्वेश्चन दोबारा पूछो क्वेश्चन इसके पता कैसे आएंगे आपको ना ऐसे बोल दिया जाएगा कि व्हाट इज एसआईटी और साथ ही सिचुएशन
कि कैन एक्सरसाइज बी एक्सरसाइज इन दिस केस, और उसमें से कोई भी सिचुएशन में फिट कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे नहीं होती ऐसे टेंड यहाँ पे ऐसे करके, ना ना पूरा क्वेश्चन बनता है व्हाट ऑल एक्सरसाइज राइट कैन बी एक्सरसाइज, अगर एक सिचुएशन दे देंगे साथ में केस लॉ के थ्रू, और मतलब फैक्ट्स ऑफ द केस, एनी फैक्ट्स साथ में लिख देंगे कि क्या इस केस में क्या एक्सरसाइज हो सकता है एंड व्हाई। इसका कोई ऐसे शॉर्ट नोट नहीं है, ठीक है। ओके, बर्ड वर्सेस ब्राउन, इन दिस केस A had to deliver goods to buyer, deliver goods to buyer, and he sent them via a carrier C, and he sent them via a carrier C. C got notice from a stranger, stop the goods in transit, and carrier stopped. Buyer asks for delivery. Buyer asked for delivery. Buyer turned. Meanwhile, buyer turned insolvent. Meanwhile, buyer turned insolvent, and seller tried to ratify, RATIFY, ratify the act of the stranger. Has the transit ended? Stranger, has the transit ended? Yes. Carrier, yes, comma, the carrier unlawfully stopped the goods and wrongful refusal implies end of transit. Wrongful refusal implies end of transit. Stop. The carrier can't himself extend the period now. Extend the period now. That is all. 52 पे आ जाओ, रुक जाओ, 52 का डिक्टेशन देना तो है कि नहीं, कुछ नहीं है 52 का डिक्टेशन, है बहुत आसान है। यार 53 की ना मैंने ना जगह छोड़ रखी है इस लॉ का नाम लिख के, मैं इस केस लॉ भी रिसर्च करके ग्रुप पे फोटो भेजूंगी, ठीक है। मुझे बस याद दिलाते रहना एक दो दिन में, 53 की डिक्टेशन मैंने भेजनी है, एक दो पैराग्राफ भेज दूंगी पुलिस। मैंने जगह छोड़ रखी है कि नाइट वर्सेस विफिन का केस था, उस केस की डिक्टेशन देनी है मैंने आपको, मैं घर से लिख लाऊंगी और आपको दे दूंगी, याद दिला। अब आ जाओ 54 की तो कुछ है नहीं है खास यार, तो जितने भी मुझे मिलेंगे ना एक दो पेज की डिक्टेशन 53 54 भी देनी हुई, एक दो पेज, डेढ़ पेज दे दूंगी मैं, ठीक है। अब आ जाओ 55 पे आ जाओ, एक काम करो 54 क्लॉज 4 का केस लॉ लिख लोगे तब तक, जगह वगैरह देख लेना, जगह मत छोड़ना, जगह ना छोड़ना, बाद में ऐड कर लेना, ठीक है, ठीक है। 54 क्लॉज 4 की डिक्टेशन, केस लॉ, Mysore Sugar Company, Mysore Sugar Company versus Manohar Metal Insurance. This is Manohar Metal Insurance. I don't have the year. You can just move.
याद होने नहीं इतने सारे। याद करने वाले के टोटल लिखवाए गए हैं? और लिखवाए तो बहुत सारे होंगे। कुछ कुछ याद रह जाते हैं यार, जो रेपिटेटिव होंगे ना वो याद रह जाएंगे। जैसे इसमें से भी हमें पता है कि यार वो तो याद करने ही पड़ेंगे, स्टार्टिंग वाले जो हमने पढ़े हैं, कंडीशन एंड वारंटीज वाले याद करने पड़ेंगे। केवी टेम्पटर वाला जो केस है वो सारी याद करने पड़ेंगे, वी डोंट हैव अ चॉइस। बाकी सब में आपको चूज करना पड़ जाएगा कि यार ये करूँ कि ना करूँ। हाँ 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 हाँ। कॉन्ट्रैक्ट है तो सारा इंग्लिश केसेस भरा पड़ा है। राइट राइट राइट। हाँ, 5 नंबर शॉर्ट नोट्स आए हैं उसके, मतलब चाह के भी स्किप नहीं करवा सकती थी ऐसा। हाँ हाँ, आई अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड। और ऑनेस्टली ऑल दैट आई नो इज कि क्लास में जब आपको रिवीजन भी करा रही होती है ना, रिवीजन एज इन वो केस जब पढ़ रहे होते हैं, तो मुझे पता होता है घर जाके नहीं होते यार, हो ही नहीं सकते। है ना, अगर क्लास में अगर एवरी हफ्ते में 3 दिन भी हमने केसों के नाम ले लिए ना, तो 5 हफ्तों में वो याद हो जाते हैं, तो दिमाग में बैठ जाते हैं, सबकॉन्शियस में पीछे बैठ जाना, आपको पता है। एटलीस्ट प्री के लायक तो ऐसे तैयार हो जाता है कि शक्ल देखते ही पता लग जाता है। तो वो क्लास में मल्टीपल रिवीजन से ही हो सकते हैं आई थिंक। कोई भी सब्जेक्ट है ना, आप जैसे सीआरपीसी जैसे सब्जेक्ट्स हैं, कहाँ रिवाइज करोगे? 120 केस लोग ऐसे रिवाइज कर सकते हैं, कोई करवा ही नहीं सकता। है ना। ये तो पार्टनरशिप है, तो टचवुड सब्जेक्ट शायद छोटे छोटे रहे हैं जिनकी रिवीजन क्लास में हो जाती है, बाकी सब्जेक्ट की रिवीजन नहीं हो पाती है क्लास में। हाँ, हेल्थ के हुआ था। हाँ, मैं ना सी ए सी एस के एंगल से कराई है मैंने इंग्लिश। सी ए और सी एस के एंगल से, मैंने जुडिशरी के एंगल से इंग्लिश कभी नहीं कराई है। अ, मतलब मैं इंग्लिश, इन्होंने मुझे अभी 2 महीने 1.5 महीना पहले इंग्लिश ही बोली थी, इंग्लिश ही दी थी। इंग्लिश में एक ये दिक्कत रहती है, और ये जो ट्रांसलेशन होती हैं इसमें भी दिक्कत रहती है। अप्रोप्रिएट वर्ड कहाँ से लाए बंदा, नहीं याद आते, पता है। वोकैबुलरी जितनी मर्जी आपकी स्ट्रांग हो, वही तो। हाँ 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 हाँ। ग्रेट ग्रेट। हाँ, इंडियन एक्सप्रेस में फेवरेट है वो। हाँ हाँ। अच्छा, आपने हिंदू शुरू से पढ़ी है? मुझे बहुत टेक्निकल लगती थी, पता है। ओह नाइस। हाँ 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 हाँ, सिर्फ 20 से पढ़ती हूँ मैं तो। हाँ हाँ हाँ। हिंदू में ऐसा नहीं है। ओके। ओके।
और पता नहीं मैं कहाँ से देख, वो वर्ड कौन से होते हैं यार जिसमें 3-4 वर्ड्स ये होते हैं, वही होता है क्या? बिल्कुल सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम्स नहीं। एक वर्ड होता है ना, जैसे दिमाग में नहीं आ रहा, जिनके एक, जिसमें से पॉसिबल स्पेलिंग में सिर्फ एक आधे वर्ड, एक उसको वर्ड का फर्क होता है, एक लेटर का। समझ आ गई उनको क्या, समझ आ गई ना बात? जैसे अरे देन और दैन नहीं होता जैसे, ऐसे के, हाँ ऐसे के ना, मुझे वर्ड्स का नाम नहीं याद आ रहा, कुछ होते हैं वो पेपर में आए थे, ठीक है। और भाई फर्क, अब 3 तरह के सेम दिखने वाले वर्ड्स हैं वो, सिर्फ एक ई इधर है, एक का ई ऐसे, अब बताओ इनका फर्क बताओ तीनों के। हाँ ऐसे के भी, और वैसे भी यार स्पेलिंग में एक आधी ई का फर्क है, वो इधर एक का इधर है, एक का इधर है, ठीक है। डायरी डेरी, ऐसे के वर्ड्स, है ना, ये तो बहुत इजी एग्जांपल है। हाँ तो ऐसे के एग्जांपल, ऐसे के दे देते हैं वर्ड्स और बताते हैं कि इनके, पूछते हैं कि मीनिंग बताओ सबके, ऐसे बताएं, नहीं पता, है ना। एक चीज जो मेरे लिए वोकैबुलरी के लिए वर्क करती है, थोड़ी सी बहुत, थोड़ी बहुत वो वर्क कर जाती है, फोर्सफुल यूजिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर नॉट रिक्वायर्ड। मतलब मेरे पास भी ऑनेस्टली जो आदत आपको है ना, जब मैं भी न्यूज़पेपर पढ़ती थी तो मैंने भी 2 रजिस्टर बनाए हुए हैं इरेगुलरली व्हेन आई वाज रीडिंग इन न्यूज़पेपर्स, तो 2 रजिस्टर्स बन चुके हैं मेरे पास ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट वो होंगे, जिसमें वही लिख रखा है, सारे वर्ड्स ही लिख रखे हैं, लेकिन अब तो इसमें से याद ही नहीं, क्या करूं। राइट, राइट, यूजेज नहीं है ना यार पुनीत, याद मतलब ऑनेस्टली बताऊं, मैंने एक चीज पे एक टाइम पे आके ये रियलाइज करना शुरू कर दिया था कि श्रद्धा तू 10 क्यों कर रही है, तू 10 क्यों लिख रही है, जब तूने यूज एक करना है, कर ही नहीं पा रही है। तो फिर मैंने सोचा था, लेकिन वो एक को मैं इतना करूंगी कि यूज के वो मुझे कभी ना भूले, जैसे कि फैलिसी, फैलेशियस नोशन, अब मैंने यूज करना स्टार्ट करा कि फैलिसी डालना है, जैसे कि निटिग्रिटीज, इंट्रीगेसीज, ये सारे वो हैं, आई कैन जस्ट रिप्लेस देम आपस में, है ना। जैसे आई नेवर यूज द वर्ड कंफ्यूज्ड, व्हाई वुड आई से दैट आई एम कंफ्यूज्ड, मतलब आई शुड नॉट से एटलीस्ट, आई हैव मल्टीपल सिनोनिम्स लाइक परप्लेक्स्ड, bewildered, I have, I'm sitting on the fence, I love this phrase, this is an idiom, sitting on the fence, I can use dubious, हाँ जी, मतलब इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करा, हाँ जी, फ्रेमिंग करनी है। राइट, सीधा सीधा तो लिखा जाए, यही है, बिल्कुल सही बात है, हाँ। राइट, आई तो मेक श्योर, आई बी ऑनेस्ट, वही बात है, सर्कल का फर्क है थोड़ा सा। सर्कल का क्या फर्क है, एक दो फ्रेंड्स जो हैं, जैसे आकांक्षा है ना, तो शी हैज वेरी गुड वोकैबुलरी, तो वी टेंड टू समटाइम्स जस्ट शेयर वोकैबुलरी, शेयर, like I am speaking something and she like it, like so I was just texting her that I'm really snowed under work, है ना, she's like nice यार, snowed under work, I'll use it now. So this is what happens when you're talking, है ना, with people who actually speak English, this is what happens, you tend to learn something, ये उन्होंने, मैंने उनसे सीखा, उन्होंने मुझसे सीख लिया, सारा दिन ये होता है कि she the other day she's like Shraddha, मैंने कहा I'm starving यार, and she's like कि uh, tell me a replacement, I said famished, and I said another word, I know another word peckish also, तो she immediately googled peckish भी होता है, सही था वो, सही था, तो मतलब this is how it happens कि yeah, there exchange of vocabulary and exchange of new words with people who actually talk in English. Sometimes there's certain people uh, जिनको ऐसा लगता है, आई एम श्योर लगता होगा कि यार why is she speaking in English, बट उनको, मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ, नहीं आई मीन डेफिनेटली होता होगा ना, अरे इट्स नॉट यू फ्रेंड्स के बीच में ना, जैसे कि हाँ डेफिनेटली दे वुड नॉट एक्सेप्ट यू टॉकिंग इन इंग्लिश, नोबडी वुड डू, बट सम पीपल आर रियली कंसिडरेट, माय फ्रेंड्स, जो कहेंगे यार ओके, हम हमारे से ना इंग्लिश में बात करनी है तूने, हाँ नहीं दे लाइक कि हमारे से इंग्लिश में बात करनी है तूने, सम फ्रेंड्स, हाँ 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 हाँ, अरे बहुत सारे ऐसे होते हैं यार, लड़के तो बिल्कुल, लड़के तो एकदम निकम्मे होते हैं इस मामले में, लड़कियां तो फिर कोऑपरेटिव होती हैं, लड़कियां तो कहेंगी हाँ हाँ तो कोई बात नहीं, तो हमसे बात कर, हम भी करेंगे आगे से,
ऑनेस्टली माय बेस्ट फ्रेंड इज लाइक दैट. शी इज लाइक श्रद्धा टॉक टू मी इन इंग्लिश ओनली ना यार. वो रिचुअल बनाती है कि यार श्रद्धा मुझसे ना इंग्लिश में बात कर लियो थोड़ी सी ना, मैंने भी इंटरव्यू देने जाना है. मतलब शी इज लाइक दैट. तो दिस व्हाट. हाँ जी. अच्छा ओके. 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 सब स्टूडेंट्स जो भी आए हैं 2 डेढ़ महीना पहले आए हैं वो कहते हैं राइटिंग आंसर एवरीवेयर. लॉ के लिख रहे हैं वो अभी तक. लेकिन फिर भी बेटर ना यार, अभी आए हैं 1 डेढ़ महीने से. और राइट. ओके. राइट. हमें भी नहीं पता था, मेरी भी लॉकडाउन में हुई है ना. हम्म. हमारे ना एक सर थे, हमेशा बोलते थे, कहते थे अगर आपको एच चाहिए ना तो 2 चीजों का ध्यान रखना. एक लैंग्वेजेस का, और दूसरा पेपर 2 का, सिविल 2. कहते सिविल 2 सबसे ज्यादा स्कोरिंग पेपर माना जाता है, और लैंग्वेजेस. सिविल 2 2 फैमिली और एक लिमिटेशन रजिस्ट्रेशन, 4 सब्जेक्ट बस. मैंने बोला था इसमें अगर आप 20 नंबर का भी मार्जिन रख लेते हो, है ना, 20 नंबर का मार्जिन है यार, है ना. इसमें बहुत कहते हैं इसमें ज्यादा तुक. ये ऐसे कहते हैं, ऐसे पेपर बोलता हूँ वैसे. कहते हाँ. और कहते मतलब क्या ही दिमाग लगाना पड़ेगा आपको फैमिली लॉ में. सीधा ना सब कुछ सीधा. लिमिटेशन में क्या दिमाग लगाना, कुछ नहीं लगता कहते. और कहते यही बात अगर क्रिमिनल में दिमाग लगता है, सीपीसी में दिमाग लगना है, आप गलत जा सकते हो कहते दोनों पेपरों में. इसलिए आप गलत नहीं जा सकते. इसलिए इसको अपना इतना पक्का कर लो ना कि मैंने 20 नंबर का एटलीस्ट मार्जिन इसमें से लेना है, और बाकी मैंने लेना है उसमें से लैंग्वेज में से, क्योंकि लैंग्वेज हर कोई ढीली छोड़ जाता है. कहते हर किसी की ढीली है ना. तो कहते हर किसी की ढीली है, इस चीज का नाजायज इस चीज का फायदा अगर आपने उठा लिया ना, फ्री और प्रो. कहते अगर, क्योंकि क्यूमुलेटिव मार्क्स देखे जाने हैं, है ना, ये तो है नहीं कि एक एक सब्जेक्ट के देखे जाने हैं, एक एक पेपर के देखे जाने हैं. तो कहते 30 नंबर का मार्जिन ले लो आप लैंग्वेज में से, 13 मार्क्स, जस्ट 30 मार्क्स, 15 15 ले लो दोनों सब्जेक्ट में से, 20 उसमें से ले लो, 50 नंबर का मार्जिन कहाँ से कहाँ ले जाता है बात. बस ये बात है. तो कहते थे आईपी से जितनी मर्जी पढ़ लो ना, नंबर आपके बराबर ही आने हैं सबसे. हमेशा बोलते थे, कहते 90 ही आने नंबर आपके मैक्सिमम. हाँ. हाँ वही. हाँ 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 हाँ. मेरे जितने बच्चों से बात हुई है इसी के नहीं में. मैंने सबको मुझे पूछ रहा संदीप पूछ रहा था कि किसी है. मैंने कहा मेरे सर्कल तो पुनीत के सबसे ज्यादा बन रहे हैं मेरे सर्कल ही, मेरे स्टूडेंट्स जितने आगे बताया मुझे. मेरे को किसी ने बताया ही नहीं इससे ज्यादा नंबर, सभी आगे कम ही बता रहे हैं. हाँ. हाँ. जी. 55 राइट, है ना. और लास्ट सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तारीफ सुनी है सबसे ज्यादा. ऑनलाइन ले रहे हैं ना वो. Why am I not able to drop teaching? No going back. Can't. ऑल्सो फॉर अ फैक्ट ना, मतलब चाहे घर वालों ना, घर मैं वही सोचती हूँ घर वाले चाहे ओपन भी हो, हम नहीं ओपन इतने कि हम बेशरम नहीं है. हाँ. वही वही बोल रही हूँ, हम बेशरम नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. पता है मुझे ना एक मेरा फ्रेंड बोलता होता था कि हाँ तो क्या हो गया, बोल देना. मैंने कहा नहीं यार उन्होंने कुछ नहीं किया ना, बट मेरे को गिल्ट हो ही जाना है.
वो गिल्ट में क्यों डालूंगा खुद को? हाँ 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 बिल्कुल। हाँ, हाँ। नई टीचर ढूंढ रहे हैं टीचर्स की इंटरव्यूज के लिए बोला है उन्होंने मेरे सामने बोला तो